गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म मंजीत राय कंप्यूटर साइंस पे। तो आप सभी लोग इंतज़ार कर रहे होंगे सेशन के लिए। और आप जानते हैं कि अभी जो टॉपिक चल रहा है और इनफैक्ट जो एरिया कंप्यूटर साइंस का चल रहा है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में हमने बेसिक्स पढ़ लिया था। ऑपरेटिंग सिस्टम के फंक्शन को भी हम लोग पढ़ रहे थे। और उस फंक्शन में एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है प्रोसेस शेड्यूलिंग। और प्रोसेस शेड्यूलिंग जो सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, जहाँ पर मैंने कहा था कि स्पेशल सेशन आपको प्रोवाइड करूँगा। और आज का सेशन बहुत इम्पोर्टेंट कई मायनों में है कि एक तो जो क्वेश्चन आज आपको मिलेगा वो प्योरली आपके ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो एग्ज़ाम में आने के चांसेस रहेंगे। काफ़ी मेहनत से हमने सब सेलेक्ट किया है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं जनरली। तो मोस्ट जो होता है ना, मोस्ट जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का इसमें लास्ट में और इसी टॉपिक के बेस के क्वेश्चन का प्रैक्टिस लास्ट में लगाया गया है। और शुरू में आपके हैं वो कॉन्सेप्ट है, और कॉन्सेप्ट भी बहुत वैल्यूएबल है। आपको पता है शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को इजी वे से समझने के लिए आप इस कंप्लीट सेशन को देखिएगा। और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिए, आप सभी लोग जिस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। और इसीलिए मुझे मजबूर होना पड़ता है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय डिवोट करूं आप लोगों के लिए, कंटेंट आप लोगों के टॉपिक्स वगैरह अच्छे से आपको प्रोवाइड किया जाए। इसके लिए मैं अपना टाइम डिवोट करता हूं, मेहनत करता हूं। इसी तरीके से आप चैनल को सपोर्ट करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि और भी हमारे जो स्टूडेंट्स जो नहीं तैयारी कर पा रहे हैं उनको वो सर्च करते होंगे मैं नहीं मिल पा रहा हूँ, मेरे पुराने वीडियोज़ से केवल उनका काम चल रहा है, उन तक पहुँचाइए। और थोड़ा-सा आप लोगों का भी मैं एफ़र्ट चाहूँगा कि आप लोग भी थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाइए ज़रूर। तो चलिए हम चलते हैं सीधा टॉपिक के ऊपर। और टॉपिक ये है, आज का सेशन है 17। याद रखिए, सेशन 16 सेशन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, सेशन नंबर 17 है। और डायरेक्ट हम टॉपिक पे आते हैं। देयर आर 5 पॉपुलर प्रोसेस शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स। उसमें नाम आपने सबका सुना होगा। एक होता है FCFS, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक होता है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग। उसके बाद है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। उसके बाद है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम शेड्यूलिंग एंड राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। तो ये 5 पॉपुलर शेड्यूलिंग एल्गोरिदम से सबके बारे में हम लोग डिटेल में, और जितना हमें रिक्वायरमेंट है, जितनी एग्ज़ाम के लिए हमें ज़रूरी है, और सो दैट कि हम इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे उसको हम इजीली कर लें। तो आज हम क्वेश्चन प्लस ये सारे पांचों एल्गोरिदम्स हम लोग पढ़ेंगे। एकदम कंसंट्रेट रहिएगा, थोड़ा सा भी ध्यान भटकेगा तो समझ में नहीं आएगा। और ध्यान से पढ़िएगा तो बहुत ईजी है, आप कभी नहीं भूलिएगा। जैसे सबसे पहले शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। दीज एल्गोरिदम्स आर आइदर नॉन प्रिम्प्टिव और प्रिम्प्टिव। अब यहाँ पर दो टर्म आया, नॉन प्रिम्प्टिव और प्रिम्प्टिव। प्रिम्प्टिव का मतलब क्या होता है? प्रिम्प्टिव प्रिम्प्टिव का मतलब होता है दैट कैन बी इग्नोर्ड, मतलब फोर्सिबली टेकन अवे। जैसे मान लीजिए अगर कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, तो उस एग्जीक्यूशन को बीच में छोड़ करके सीपीयू दूसरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर दे, तो इसको हम कहेंगे प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव का मतलब होता है कि अगर कोई प्रोसेस सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा है, प्रोसेसर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो पहले उसे कंप्लीट करेगा, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा। ठीक है। तो प्रिमिटिव का जनरल मीनिंग होता है फोर्सिबली टेकन अवे। और नॉन प्रिमिटिव ठीक इसका अपोजिट हो गया, दैट कैन नॉट बी फोर्सिबली टेकन अवे। इस नॉन प्रिमिटिव के केस में पहले वो कंप्लीट होगा तभी प्रोसेसर फ्री होगा दूसरा टास्क के लिए। प्रिमिटिव बीच में भी छोड़ सकता है, ठीक, इसलिए प्रिमसम उसको हम कहेंगे, प्रिमिटिव को। ठीक है। नॉन प्रिमिटिव algorithms are designed so that once a process enters in the running state, it cannot be preempted until it completes its allocated time। अभी मैंने क्या बताया कि नॉन प्रिम्प्टिव एल्गोरिदम का मतलब ये हुआ कि जैसे ही कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में जाता है, जैसे रेडी क्यू से रेडी स्टेट से रनिंग स्टेट में जाता है, तो रनिंग स्टेट में जब तक वो एग्जीक्यूट ना हो जाए, कंप्लीट ना हो जाए, टास्क फिनिश ना हो जाए, तब तक वो सीपीयू छोड़ेगा नहीं, तब तक वो अपना प्रॉपर पूरा टाइम जो अलॉटेड है वो यूज करेगा। प्रिमिटिव शेड्यूलिंग
आर बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी। प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग में एक बात ध्यान रखना है, इट इज द बेस्ड ऑन प्रायोरिटी वेयर अ शेड्यूलर में प्रिम्प्ट लो प्रायोरिटी रनिंग प्रोसेसेस एनी टाइम व्हेन अ हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इंटर इनटू द रेडी स्टेट। अब यहाँ बात समझना है कि अगर मान लीजिए प्रायोरिटी के बेसिस पर ये प्रिम्पटिव शेड्यूलिंग काम करता है। अगर कोई प्रोसेस है P1, कोई प्रोसेस है P1 जिसका हाई प्रायोरिटी है, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है P1 का हाई प्रायोरिटी है और P2 है लो प्रायोरिटी। P2 एग्जीक्यूट हो रहा है, तब तक P1 आ जाए तो P2 को क्या कर दिया जाएगा, छोड़ करके P1 एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो जैसे ही प्रायोरिटी देखा जाता है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आ गया, तो लो प्रायोरिटी प्रोसेस के जो है एग्जीक्यूशन को सस्पेंड कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। तो ये प्रिमिटिव शेड्यूलिंग होता है। तो डिफरेंस बिटवीन प्रिमिटिव एंड नॉन प्रिमिटिव आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा अच्छे से। यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है जिसको आप लोग इजीली कर पाएंगे। अब जितने भी एल्गोरिदम्स है उसको अगर आप देखेंगे तो या तो प्रिमिटिव के अंदर आएगा या नॉन प्रिमिटिव के अंदर आएगा। जैसे 5 शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स हैं, उसमें कुछ प्रिमिटिव में आएगा, कुछ नॉन प्रिमिटिव में आएगा। मैं सबके बारे में एक एक करके बता रहा हूँ। जैसे पहला शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है FCFS। FCFS स्टैंड्स फॉर फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक, तो जैसे कोई प्रोसेस आएगा पहले नंबर वाइज, वैसे सीक्वेंस वाइज वो एग्जीक्यूट होगा और उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा। ठीक है, तो जॉब्स आर एग्जीक्यूटेड ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। इजी टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। इजी टू अंडरस्टैंड इस मायने में है कि जैसे P1 है, P2 है, P3 है। P1 पहले आ रहा है तो P1 पहले एग्जीक्यूट होगा, फिर P2, P3 सिक्वेंशियल ऑर्डर में। इट्स इम्प्लीमेंटेशन इज बेस्ड ऑन FIFO क्यू, और जो क्यू फॉर्म होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, FIFO क्यू के थ्रू इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है। पुअर परफॉर्मेंस एज एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई। अब यहाँ पर देखिए, अगर P1 एग्जीक्यूट होगा, जितना टाइम लगेगा एग्जीक्यूशन के बाद फिर P2 एग्जीक्यूट होगा, इसका मतलब P2 तब तक वेट करेगा जब तक P1 फिनिश ना हो जाए। ठीक, सिमिलरली P3 तब तक वेट करेगा जब तक P1 कंप्लीट होगा, फिर P2 होगा, फिर P3 होगा। इन दिस केस एवरेज वेटिंग टाइम जो होता है वो हाई हो जाता है, मतलब वेटिंग टाइम इज हाई, एवरेज वेटिंग टाइम इज हाई। ठीक, अब यहां पर आप देखेंगे प्रोसेस है, प्रोसेस P1 और से लेके P4 तक दर्शाया गया है। यहाँ पर एक टर्म आ गया बर्स्ट टाइम। बर्स्ट टाइम को जनरल शब्द में आप समझिए कि एग्जीक्यूशन टाइम। एग्जीक्यूशन टाइम means the total time a process needs to be executed or finished its execution। आप समझ गए? तो first time is nothing but execution time। P1 को कितना टाइम चाहिए, तो 21। यहाँ पर 21 जनरली मिली सेकेंड में दर्शाया जाता है। तो यहाँ पर सपोज प्रोसेस P1 है, इसका बर्स्ट टाइम दिया है 21। ठीक, P2 का 3, P3 का 6, P4 का 2। ठीक, अब यहां पर देखिए सबसे पहले इसको ध्यान दीजिए, P1 एग्जीक्यूट होगा कितना देर में, सबसे पहले P1 होगा क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, FIFO ऑर्डर है, तो P1 मतलब P1 का यहाँ पर अराइवल टाइम 0 हो गया, या 0 से शुरू होगा और 21 तक यहाँ पर क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद 21 मिली सेकेंड के बाद शुरू होगा P2। तो P2 को कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो 21 और 3 24, फिर P3 24 और 6 30, और फिर P4 को 2 32। अब इसका जब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, P1 को वेट नहीं करना पड़ा, इसका मतलब 0। P1 को वेट करना नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं, वो पहले ही एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, P2 को कितना वेट करना पड़ा, जितना P1 का बर्स्ट टाइम है उतना तो P2 वेट किया। समझ में आ रहा है, कंसंट्रेशन एकदम रखना पड़ेगा। तो 21 मिली सेकेंड P1 का बर्स्ट टाइम है, इसका मतलब P2 21 मिली सेकेंड वेट किया, तब जाकर के P2 यहाँ पर एग्जीक्यूट होना शुरू हुआ। तो वेटिंग टाइम ऑफ P2 बिकम इज 21। सिमिलरली P3 का वेटिंग टाइम कितना हो गया, फिर यहाँ पर P3 का वेटिंग टाइम अगर आप देखेंगे तो
P3 का वेटिंग टाइम हो गया 24। ठीक है, 24 कैसे हुआ? क्योंकि यहाँ पर P2 एग्जीक्यूट हुआ, इसको 3 मिली सेकेंड लगा, तो 21 और 3 24, तब P3 शुरू हुआ तो 24 हो गया। और 30 लास्ट P4 कब शुरू हो रहा है? 30 मिली सेकेंड के बाद। तो यहाँ पर आप देखेंगे तीनों चारों को, जैसे P1 P2 P3 P4 का वेटिंग टाइम जोड़ के और टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस 4 से डिवाइड करेंगे तो 18.7 मिली सेकेंड आ गया, ये वेटिंग टाइम आ गया। तो अब आपसे यहाँ पर देखा जाए FCFS में, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग में, FCFS शेड्यूलिंग में जो वेटिंग टाइम आया वो इतना आया। अब सेम प्रोसेस और सेम बर्स्ट टाइम में अगर हम दूसरे से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि वेटिंग टाइम जो है दूसरे में कम भी हो जाता है। इसी चीज को देखना है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट शेड्यूलिंग है, एक तो समझ में आ गया। नेक्स्ट शेड्यूलिंग है शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और SJF। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट भी इसको कहते हैं या SJF भी कहते हैं, शॉर्टेस्ट जॉब नेक्स्ट शेड्यूलिंग को। अब यहाँ पर ये देखा जाता है कि किस प्रोसेस का बर्स्ट टाइम कम है और उसको पहले एग्जीक्यूट किया जाएगा। ठीक है, बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, वेटिंग टाइम मिनिमाइज करने के लिए इस अप्रोच का यूज किया जाता है। इजी टू इम्प्लीमेंट इन बैच सिस्टम वेयर रिक्वायर्ड CPU टाइम इज नोन इन एडवांस। बैच प्रोसेसिंग सिस्टम में इसका यूज किया जाता है जहां पर CPU टाइम जो रिक्वायर्ड है वो पहले से पता होता है कि किस प्रोसेस को कितना टाइम चाहिए। Impossible to implement in the interactive systems where required CPU time is not known। अगर बस टाइम नोन नहीं है प्रोसेस का तो उस केस में इसको इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल है। द प्रोसेसर शुड नो इन एडवांस हाउ मच टाइम प्रोसेस विल टेक। इसी को आसान भाषा में लिखा हुआ है कि प्रोसेसर को पहले से पता होना चाहिए कि अगर P1 है तो P1 को एग्जीक्यूट होने में 20 मिली सेकेंड लगेगा, ये पहले से पता होना चाहिए, जिसको हम बर्स्ट टाइम कहते हैं, एग्जीक्यूशन टाइम कहते हैं। अब यहाँ देखिए सेम प्रोसेस P1 P2 P3 P4, बर्स्ट टाइम यहाँ पर पता है 21 3 6 2। जब हम इसको शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग के थ्रू जहाँ पर इसका प्रोसेस करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले शॉर्टेस्ट प्रोसेस इज एग्जीक्यूटेड फर्स्ट। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेस का मतलब क्या? जिसको टाइम कम लगता है, जैसे P4 है, इसको केवल 2 मिली सेकेंड लगता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो P4 को 2 मिली सेकेंड लग रहा है तो P4 पहले एग्जीक्यूट होगा, देखिएगा सबसे पहले P4, और उसके बाद कौन है? P2। P2 उसके बाद है 3 मिली सेकेंड तो P2 एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद नंबर आएगा किसका? P3 का आएगा 6 मिली सेकेंड, और लास्ट में P1 एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पर P1 का वेटिंग टाइम क्या हो जाएगा? 11 मिली सेकेंड, क्योंकि P4 को वेट नहीं करना पड़ा 0। P2 को कितना वेट करना पड़ा? जितना P4 के एग्जीक्यूशन में टाइम लगा 2 मिली सेकेंड P2 वेट किया। ठीक, P3 कितना वेट किया? तो 5 मिली सेकेंड, और P1 11। अब यहाँ पर जब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 0 + 2 + 5 + 11, 11 5 16 2 18। ठीक है, यही होगा, डिवाइड बाई 4 तो कितना हो गया? 4.5 मिली सेकेंड। तो यहाँ पर आपको जो यहाँ लिखा हुआ है इट इज बेस्ट अप्रोच टू मिनिमाइज वेटिंग टाइम, यहाँ पर क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो वेटिंग टाइम इसका कम हो गया, और समझ में आ गया कि किस तरीके से शेड्यूल होता है प्रोसेस का। और ये काम कौन करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम करता है इसको, इस एल्गोरिदम को यूज करता है। अब देखेंगे थर्ड है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। अब लिटिल बिट कंफ्यूजन होता है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट और शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, इन दोनों में फर्क होता है। वो फर्क ये है, उसको पहले समझना है। शॉर्टेस्ट जॉब मतलब उसमें केवल बर्स्ट टाइम देखा जाएगा कि किसका कम है, उसको पहले, उससे फिर दूसरे नंबर पर अगर वो एग्जीक्यूट हो गया तो उसमें सबसे कम कौन सा है। यहाँ देखा जाता है, यहाँ देखा जाता है कि रिमेनिंग टाइम मतलब किसको एग्जीक्यूशन में रिमेनिंग जो टाइम देखा जाता है कि जैसे वो एग्जीक्यूट हुआ, मान लीजिए 10 सेकेंड, 10 मिली सेकेंड का उसका बर्स्ट टाइम है, और 5 सेकेंड वो एग्जीक्यूट हो गया 5 मिली सेकेंड, तो उसको केवल 5 चाहिए और बाकी को ज़्यादा चाहिए। तो पहले उसको देखा जाएगा जिसको कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, उसको पहले एलोकेट किया जाता है। अब थोड़ा सा यहाँ पर समझ में आ जाएगा।
द प्रिमिटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग इज नोन एज शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में जब प्रिम्पशन को अप्लाई कर जाएगा, प्रिम्पशन मतलब कि उसको अगर कोई प्रोसेस है उसको रोक के दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट कर देना। With the help of shortest remaining time first algorithm, the process having the small amount of time remaining until its completion is selected first to execute. अगर ये सेंटेंस आप समझ गए तो समझ में आ गया। The process having the smallest amount of time remaining until completion. ऐसा भी कह सकते हैं कि the process which require the small amount of time will be the selected first. अब यहाँ से आपको समझ में आएगा, जैसे P1 है एक प्रोसेस जिसका बर्स्ट टाइम 7 है, P2 है जिसका बर्स्ट टाइम 3 है और P3 है उसका बर्स्ट टाइम 4 है। तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन तो ऑर्डर में ही होगा, P1 P2 P3 में होगा, लेकिन कैसे होगा देखिए यहाँ पे। जैसे P1 है, P1 को चाहिए कितना, P1 को चाहिए 7, बर्स्ट टाइम 7 है, तो P1 एग्जीक्यूट यहाँ पर हुआ 1 सेकेंड तक। इसका अराइवल टाइम 0 है, मतलब पहले P1 शुरू हो रहा है, ठीक है, उसके बाद P2 शुरू हो रहा है, उसके बाद P3 शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे P1 का जो अराइवल टाइम है 0, तो 0 से P1 एग्जीक्यूशन शुरू किया, ठीक है, एक यहाँ पर 1 मिली सेकेंड इसको दे दिया, 1 मिली सेकेंड ये एग्जीक्यूट हुआ। उसके बाद ये देखा जाएगा, जैसे इसमें से 1 माइनस कर दीजिए, 6 बचा। अब इसके बाद देखा जाएगा कि इन तीनों में सबसे कम टाइम किसको चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, तो आप देखेंगे तो P2 को चाहिए, ठीक है, P2 को 3, तो P2 एग्जीक्यूट हो गया। अब P2 1 सेकेंड एग्जीक्यूट हुआ तो कितना बचा, 2 सेकेंड और, तो फिर P2 को 1 सेकेंड और दिया जाएगा, फिर P2, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग मतलब इसको कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूट होने में। तो ये होता है जिसको कम चाहिए उसको पहले करके हटा दो, बाकी बाद में करो। तो यहाँ पर 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस फिर 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर P2 क्या हो जाता है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, मतलब 1 से लेके 4 तक। तो यहाँ पर P2 हो गया फिनिश, ठीक। अब देखा जाएगा P3 में और P1 में कंपेयर किया जाएगा। तो P1 को चाहिए 6 और P3 को चाहिए 4, तो अब नंबर किसका आ जाएगा, P3 का आ जाएगा। तो P3 एग्जीक्यूट हुआ। अब P3 एग्जीक्यूट हो गया, तब तब देखा गया कि P1 बचा हुआ है, तो P1 यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ। इसमें देखा जाता है कि कौन से प्रोसेस को जो है समय कम चाहिए, रिमेनिंग टाइम इसके एग्जीक्यूशन में कम बच रहा है, उसको पहले एलोकेट किया जाता है। तो इस तरीके से ये शेड्यूलिंग काम करता है। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग, शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। अब आप देखेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग। प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इज अ नॉन प्रिमिटिव एल्गोरिथम एंड वन ऑफ द मोस्ट कॉमन शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इन बैच सिस्टम। नॉन प्रिमिटिव इसलिए कहा गया कि अगर कोई प्रायोरिटी वाला शेड्यूलिंग है तो वो पहले एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ही दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है। ईच प्रोसेस इज असाइंड अ प्रायोरिटी। यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, सभी प्रोसेस को एक प्रायोरिटी असाइन करता है। प्रोसेस विद हाईएस्ट प्रायोरिटी इज टू बी एग्जीक्यूटेड फर्स्ट एंड सो ऑन। जैसे P1 है, प्रायोरिटी इसका 1 है, P2 है 2 है, P3 है 3 है। हो सकता है कि P3 का प्रायोरिटी 1 हो, P1 का 3 हो, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रोसेस विद द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। अब देखिए क्वेश्चन जो आपका होता है इन्हीं पॉइंट्स में छिपा होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्वेश्चन में, इन द प्रायोरिटी शेड्यूलिंग इफ द प्रोसेस हैविंग द सेम प्रायोरिटी आर एग्जीक्यूटेड ऑन फिल इन द ब्लैंक्स बेसिस। अगर प्रोसेस में यहाँ पर सेम प्रायोरिटी है तो अगेन यहाँ पर FCFS ही लागू होगा, ठीक। प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मेमोरी रिक्वायरमेंट। प्रायोरिटी ऑपरेटिंग सिस्टम जो डिसाइड करता है उसमें कौन किस किस बात का ध्यान रखा जाता है, तो प्रायोरिटी कैन बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द मेमोरी रिक्वायरमेंट, टाइम रिक्वायरमेंट एंड एनी अदर रिसोर्सेस रिक्वायरमेंट, ये सब ध्यान में रखा जाता है। अब यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, P1 का बस टाइम है 21 और इसका प्रायोरिटी है 2, P2 का कितना है 3, P3 का 6, P4 का 2, यहाँ पर प्रायोरिटी दिया हुआ है 1 4 3। अब यहाँ पर देखेंगे पहले प्रायोरिटी किसका है, P2 का, तो पहले P2 एग्जीक्यूट होगा।
ध्यान दीजिए। और P2 का बर्स्ट टाइम कितना है 3, तो P2 कितना देर में एग्जीक्यूट होगा, 0 यहाँ पर शुरू हो रहा है, मतलब इसको वेट नहीं करना पड़ रहा है। 0 यहाँ पर क्या डिनोट कर रहा है, 0 वेटिंग टाइम, मतलब नो, P2 डोंट हैव टू वेट, इसको इंतजार नहीं करना है, और 3 मिली सेकेंड में एग्जीक्यूट हो गया। ठीक, अब दूसरा प्रायोरिटी किसका है, P1 का, तो यहाँ पर P1 शुरू हो गया एग्जीक्यूशन। P1 को चाहिए 21 बर्स्ट टाइम, तो फिर 21, तो 3 21 या 24। अब 24 जो वेटिंग टाइम है किसका है, P4 का। प्रोसेस 4 जो है वो 24 मिली सेकेंड वेट करेगा, तब इसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा। चाहिए इसको मात्र 2 सेकेंड, लेकिन इंतजार इसको करना पड़ गया कितना, 2 मिली सेकेंड चाहिए, इंतजार कर रहा है 24 मिली सेकेंड, तो 24 और 2 में एग्जीक्यूट हो गया 26। अब P3 को चाहिए 6 सेकेंड मिली सेकेंड, वेट कितना करना पड़ रहा है, तो 26 सेकेंड, तो 26 मिली सेकेंड इज वेटिंग टाइम फॉर P3, और फिर यहाँ 32। अब जब इसका वेटिंग टाइम निकाला जाएगा, तो P2 का वेटिंग टाइम तो 0 हो गया। उसके बाद आ गया कौन सा, P2 के बाद आ गया P3। ठीक है, यहाँ देखिए P2, फिर P1 का, हाँ P3 के बाद यहाँ देखिए प्रायोरिटी कौन सा है, P2 पहले है, उसके बाद P1 है। हाँ, तो P2 के बाद P1 आ गया, P2 के बाद P1, तो P2 का वेटिंग टाइम 0 है और P1 का 3 है। अब P1 के बाद कौन सा आया, तो P1 के बाद P4 आया, तो इसका 24 है और इसका 26 है। तो यहाँ पर ऐड करेंगे हम 3 24 26, 0 + 3 + 24 + 26, और टोटल प्रोसेस कितना है 4, तो इसमें वेटिंग टाइम कितना आ गया 13.25 मिली सेकेंड। तो आप यहाँ देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में जो वेटिंग टाइम आया वो 13.25 मिली सेकेंड है, जो FCFS से कम है, और शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग से ज़्यादा है। अब यहाँ देखेंगे लास्ट शेड्यूलिंग एल्गोरिदम है राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग का मतलब होता है कि एक टाइम स्लाइस दिया जाता है ईच प्रोसेस को। अगर उस टाइम स्लाइस में अगर प्रोसेस टाइम स्लाइस के इक्वल है या उससे छोटा है, तो वो तो एक ही बार में एग्जीक्यूट कर जाएगा, एक ही साइकिल में। अगर बड़ा है तो जितना टाइम वो एग्जीक्यूट होगा, जितना टाइम स्लाइस दिया जाएगा उतना, और जो बचा हुआ होगा दूसरे साइकिल में एग्जीक्यूट होगा। जैसे द राउंड रॉबिन एल्गोरिथम इज डिजाइंड स्पेशली फॉर टाइम शेयरिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग सिस्टम के लिए इसको डिजाइन किया गया है। इट इज सिमिलर टू द FCFS शेड्यूलिंग, बट प्रीम्पशन इज एडेड टू द स्विच बिटवीन द प्रोसेसेस। FCFS के ही सिमिलर है, बट यहाँ पर प्रीम्पशन क्यों ऐड किया जाता है, क्योंकि टाइम स्लाइस है मान लीजिए 5 मिली सेकेंड, तो 5 मिली सेकेंड के बाद क्या करना पड़ता है, स्टॉप करना पड़ता है। जैसे P1 है तो 5 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट हो गया तो स्टॉप करके फिर P2 पे चला जाता है। ठीक, अगर सपोज P1 5 मिली सेकेंड में ही एग्जीक्यूट हो जाता है तब तो ये फिनिश हो जाएगा, नहीं तो फिर इसको वेट करना पड़ेगा, फिर दूसरे टाइम स्लाइस के लिए इसको इंतजार करना पड़ेगा। आई होप समझ रहे हैं आप लोग। A small unit time quantum और time slice is defined. Time quantum और time slice एक ही चीज है। The CPU scheduler goes around the ready queue, allocating CPU to each process for time interval of up to one time quantum. जैसे यहाँ पर P1, P2, P3, P4 है, बस टाइम आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर जैसे P1 है, अब P1 यहाँ पर टाइम स्लाइस दे दिया गया 5 मिली सेकेंड। ठीक है, ये टाइम स्लाइस है। कौन दिया, तो शेड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम दिया। अब P1 को चाहिए 21 मिली सेकेंड, मिल कितना रहा है 5, तो पहले साइकिल में 5 मिली सेकेंड एग्जीक्यूट होगा, फिर ही चला जाएगा P2 पे। अब देखिए P2 के लिए फायदा है, P2 को केवल चाहिए 3 मिली सेकेंड और मिल रहा है 5 टाइम स्लाइस, तो 3 में एग्जीक्यूट होकर ही क्या कर देगा, फ्री कर देगा, तो इसमें P2 फिनिश हो जाएगा। P1 यहाँ पर पेंडिंग रह गया, P2 क्या हो गया, फिनिश हो गया। P3 को चाहिए 6 लेकिन मिल रहा है 5, तो ये भी पेंडिंग रह जाएगा। 5 यूनिट यहाँ पर फिनिश होगा लेकिन 1 यूनिट यहाँ पर रिमेनिंग रह जाएगा। अब P1 में कितना रिमेनिंग रहेगा, तो 21 में से 5 16, और इसमें P3 में केवल 1 चाहिए। P4 को चाहिए 2, तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। P2 यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गया है। ठीक है,
तो अब यहाँ देखिए अब देखिए यहाँ पर P1, P2, P3 और P4 भी यहाँ हो गया। अब जब है दूसरे साइकिल में जैसे ये फिनिश हो गया, ये भी फिनिश हो गया, पेंडिंग कौन सा है, ये है और ये है, तो फिर P1 को दिया जाएगा उतना टाइम, और फिर P3 को 1 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 1 सेकेंड मिली सेकेंड टाइम दिया गया। अब ये भी फिनिश हो गया, अब केवल बच गया P1, तो P1 को ही टाइम स्लाइस दिया जाएगा, तो 5 और दे दिया गया तो 26, फिर 5 31, फिर नेक्स्ट साइकिल में केवल 1 ही सेकेंड में एग्जीक्यूट हो जाएगा। और ऐसे में एवरेज वेटिंग टाइम जो है 11 मिली सेकेंड आएगा। 11 मिली सेकेंड क्यों आएगा, इसको कैसे निकालेंगे आप यहाँ पर देखिए। P1 को कितना वेट करना पड़ा, P1 को वेट करना पड़ा, यहाँ पर देखिए एक बार में तो ये 0, फिर यहाँ पर देखिए P1 15, फिर यहाँ पर 21, फिर 26, यहाँ 31, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए टोटल वेटिंग टाइम निकालने का एक, देखिए पहले हम वेटिंग टाइम इजीली निकाल लेते थे, कैसे, क्योंकि प्रोसेस एक ही बार में एग्जीक्यूट हो रहा था। अब यहाँ पर प्रोसेस को कई टाइम स्लाइस में एग्जीक्यूट किया गया, इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाना है। P1 का बर्स्ट टाइम है 21 मिली सेकेंड। टर्न अराउंड टाइम क्या क्या होता है, मैं पहले बता चुका हूँ, क्वेश्चन भी कराया हूँ। टर्न अराउंड टाइम होता है प्रोसेस सबमिशन से लेके प्रोसेस कंप्लीशन तक के टाइम को टर्न अराउंड टाइम कहा जाता है। मीन्स टोटल टाइम टेकन बाय अ प्रोसेस फ्रॉम सबमिशन टिल कंप्लीशन इज नोन एज टर्न अराउंड टाइम। ठीक, तो टर्न अराउंड टाइम इक्वल टू कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या है 32, और इसका अराइवल टाइम क्या है 0, क्योंकि पहले बार में अराइव हो गया, तो यहाँ 32 है टर्न अराउंड टाइम। ठीक, वैसे ही P2 के लिए, P2 का कंप्लीशन टाइम है 8। P2 का कंप्लीशन टाइम क्या है, देखिए P2 का कंप्लीशन टाइम यहाँ पर क्या है 8 है, ध्यान दीजिए, और यहाँ पर अराइवल टाइम जो है 0, तो 8। तो ये सब जो है टर्न अराउंड टाइम दिया हुआ है इसका। अब यहाँ पर देखेंगे मतलब कब ये फिनिश हुआ, सबमिशन से कंप्लीशन तक ये टाइम दिया हुआ है। अब यहाँ वेटिंग टाइम कैसे निकलेगा, वेटिंग टाइम जैसे फॉर जनरल डेफिनेशन में मैंने बताया है कि अ प्रोसेस हैव टू वेट इन द रेडी क्यू, वंस द प्रोसेसर एलोकेट, तब उसका एग्जीक्यूशन शुरू होगा, लेकिन जितना टाइम वो रेडी क्यू में या मेन मेमोरी में वेट करता है उसको वेटिंग टाइम कहते हैं। तो वेटिंग टाइम इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम कितना है 32, और बर्स्ट टाइम, इसको टोटल टाइम एग्जीक्यूशन के लिए चाहिए कितना था 21। ठीक है, थोड़ा ध्यान दीजिए समझ में आएगा। 32 टर्न अराउंड मतलब इसको कंप्लीट होने में 32 सेकेंड लगा। ठीक है, P1 को कंप्लीट होने में 32 मिली सेकेंड लगा, लेकिन इसको एक्चुअल रूप से 21 सेकेंड इसके एग्जीक्यूशन में खर्च हुआ। इसका मतलब है कि बचा हुआ जो समय था ये क्या किया, इंतजार किया, वेट किया। समझ में आ गया, मतलब एक प्रोसेस को कंप्लीट होने के लिए 21 मिली सेकेंड चाहिए, लेकिन प्रोसेस कंप्लीट हुआ 32 सेकेंड में, तो 32 सेकेंड हो गया टर्न अराउंड टाइम, और बर्स्ट हो गया कितना, जितना टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए 21 सेकेंड, ये 21 हो गया बर्स्ट। इसका मतलब जो बीच का समय है वो क्या किया, इसने वेट किया, उतना वेट करने में मतलब वेस्ट हुआ, इसका वेट किया, तो 21। वैसे ही 8 P2 का क्या है टर्न अराउंड टाइम, चाहिए था कितना 3, इसका मतलब 5 ये वेट किया। वैसे ही ये 15 वेट किया, ये 13 वेट किया। तो जब हम एवरेज वेटिंग टाइम निकालेंगे तो 11 5 16, 16 10, 26 5 31, 10 41 3 44, 11 मिली सेकेंड जो है वेटिंग टाइम आपका आया किसमें, इस पार्टिकुलर शेड्यूलिंग में, जिसे कहते हैं राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग। कैसे काम करता है ये समझ में आ गया आपको। तो आई होप आप सभी लोग को समझ में आ गया, नहीं भी आया होगा तो मुझे आप कमेंट करके बताइएगा। तो आधा घंटा तो लग गया आपको इस टॉपिक को कराने में, ठीक है, और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से श्योर सर्टेन एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक, अब आगे हम इसी बेस पर 10 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, और जब हम कंप्लीट प्रैक्टिस करेंगे कंबाइंड जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चन तो वहाँ भी करेंगे, लेकिन पहले जरूरी है इसके बेस पे क्वेश्चन करना। इसमें पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है
राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स। राउंड रॉबिन जो शेड्यूलिंग है किसके अंतर्गत आता है, आप लोग आंसर करिए। आप लोग भी आंसर करके बताइए। जल्दी से बताइए। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग जो है, राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग में देखिए क्या होता है। एक तो टाइम स्लाइस दिया जाता है, ध्यान दीजिए, टाइम क्वांटम। जैसे टाइम क्वांटम ओवर होगा तो वहां से सीपीयू को फोर्सिबली क्या करना पड़ता है, प्रोसेसर को उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पे जाना पड़ता है। इसका मतलब यहाँ पर प्रीम्पशन लागू होता है। तो वन का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। आई होप सबका सही है, वन का आंसर बी। दूसरा है the strategy of making process that are logically runnable to be temporarily suspended is called। देखिए उसी को, आप सब लोग का ये आंसर सही होना चाहिए। the strategy of making process that are logically runnable to be temporarily suspended। मान लीजिए कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है, रनिंग स्टेट में है, और उसको सस्पेंड करने को क्या कहा जाता है, इसी को तो प्रिमिटिव शेड्यूलिंग कहा जाता है। इसी को कहा जाता है प्रिमिटिव शेड्यूलिंग। अगर ये कैन नॉट बी सस्पेंडेड, इसका मतलब है कि नॉन प्रिमिटिव। अब क्लियर हो गया, आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आप लोग करेंगे पढ़ करके। Which of the following statements are true? Shortest remaining type for scheduling may cause starvation। देखिए कंडीशन दिया हुआ है, आपसे पूछा गया कि which of the following statements are true? Shortest remaining time for scheduling may cause starvation. Primitive scheduling may cause starvation. Round robin is better than FCFS in terms of response time। अब आंसर करिए कि क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पर 5, 1 ओनली, 1 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 1, 2 एंड 3 नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फॉर शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। अब यहाँ पर अगर आपको मीनिंग पता होगा स्टारवेशन का तो आप आंसर कर पाएंगे, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाएंगे। देखिए होता है क्या स्टारवेशन में, थोड़ा सा हिंट देता हूँ। स्टारवेशन का मतलब है कि मान लीजिए कि प्रोसेस है, 4-5 प्रोसेस है, और उसमें से कोई प्रोसेस है जो लंबा समय इंतजार कर रहा है, ठीक है। जनरल इंग्लिश का मीनिंग होता है स्टारवेशन का मतलब होता है भूखे मरना, ठीक है। यहाँ पर भूखे नहीं मरना, यहाँ पर वो इंतजार कर रहा है किसका, सीपीयू का, प्रोसेसर का, कि हमें भी एलोकेट करेगा कोई प्रोसेस। अब बेचारा प्रोसेस भूखे मर रहा है, मतलब इंतजार की घड़ी में मर रहा है कि हम भी प्रोसेस हो जाएं, लेकिन उसका समय नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में क्या होता है कि उस प्रोसेस को पहले एलोकेट किया जाता है जिसको कम टाइम की नीड है एग्जीक्यूशन के लिए। अब ऐसे में पहले में कम देखा जाएगा, फिर वो हो जाएगा तो फिर देखा जाएगा वो बचा हुआ में कौन सा कम है, फिर बचा हुआ में कौन सा कम है। तो ये इट मे कॉज स्टारवेशन, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग में, यहाँ पर मे लगाया हुआ, जरूरी नहीं कि ऐसा होगा लेकिन हो सकता है। यहाँ पर क्या है, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन, प्रिमिटिव शेड्यूलिंग में कॉज स्टारवेशन। ये भी सही है। अगर कोई प्रोसेस है, अगर यहाँ पर प्रिमिटिव शेड्यूलिंग यूज हो रहा है, इसका मतलब कि जो किसी प्रोसेस को छोड़ दिया गया और किसी को एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक। तो ये भी है। और तीसरा, राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस इन टर्म्स ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ये ठीक है। तो 1 2 3 ऑप्शन डी सही है। आई होप आप सभी लोग सही उत्तर दिए होंगे। ऑप्शन क्वेश्चन 3 का ऑप्शन डी इज राइट। इसका एक्सप्लेनेशन मुझे पता है कि आप लोग भूल जाएंगे, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया है। पीडीएफ आप सभी लोग को पता है कि टेलीग्राम का लिंक आपको चैट बॉक्स में भी दिया जाता है, और साथ में चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ठीक। और आज मैंने कम्युनिटी पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को पोस्ट किया था, 5 क्वेश्चन को।
तो वैसे क्वेश्चन भी आप पढ़ते रहिए, 5-5 क्वेश्चन भी बहुत होता है और एक एरिया के 5 क्वेश्चन डेली पढ़ना, कुछ ना कुछ पढ़ना आपको नॉलेज अपने आप इंक्रीज करता है। देखिए यहाँ पे पहला यहाँ पर पॉइंट था शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग इज अ प्रिमिटिव वर्जन ऑफ शॉर्टेस्ट जॉब शेड्यूलिंग। इट मे कॉज स्टारवेशन एज शॉर्टर प्रोसेस में कीप कमिंग एंड द लॉन्ग सीपीयू बर्स्ट प्रोसेस नेवर गेट सीपीयू। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर छोटा प्रोसेस है जिसको कम टाइम चाहिए एग्जीक्यूशन के लिए, वो तो बेचारा आते रहेगा, लेकिन वो बेचारा नहीं है, वो आते रहेगा। बेचारा वो होगा जो जिसको ज़्यादा सीपीयू बर्स्ट टाइम चाहिए, मतलब एग्जीक्यूशन के लिए ज़्यादा टाइम रिक्वायर्ड है, वो सीपीयू के इंतजार में ही रह जाएगा एंड दैट कैन नेवर गेट सीपीयू, मतलब वो ज़्यादा लंबा इंतजार करेगा, इसलिए यहाँ पर स्टारवेशन हो गया। दूसरा है प्रिम्सिप में कॉज स्टारवेशन, प्रिम्पशन में कॉज स्टारवेशन इफ प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग, if priority based scheduling with preemption is used, then low priority process may never get CPU। अब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाएगा, लेकिन लो प्रायोरिटी क्या होगा, फिर ये भी स्टारवेशन का शिकार हो जाएगा, ये भी लॉन्ग टर्म इसको वेट करना पड़ेगा। राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग improves response time as all process get CPU after specified time। राउंड रॉबिन में फिक्स है कि 5 मिली सेकेंड चाहे 2 मिली सेकेंड टाइम स्लाइस है, तो P1 को 2 ही मिलेगा, P2 को भी 2 मिलेगा, ये सबके साथ न्याय करता है, सबको बराबर टाइम देता है। तो यहाँ पर जो पॉइंट था राउंड रॉबिन इज बेटर देन एफसीएफएस इन टर्म ऑफ रिस्पॉन्स टाइम, ही बिल्कुल सही था, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी क्या था, सही था। आई होप समझ में आ गया, थोड़ा सा नॉलेज तो बढ़ा ही होगा आपको इसमें, थोड़ा तो आपकी जो लोग पढ़े होंगे उसका रिवीजन भी हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन 4 है, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। मोस्ट ऑप्टिमल कहने का मतलब जिसका एवरेज वेटिंग टाइम जिसमें कम होता है, इसमें से कौन सा है, विच इज द मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम, एफसीएफएस, एसजेएफ, राउंड रॉबिन, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। हम लोग इस क्वेश्चन को पढ़ चुके हैं, तो आप बताइए कि एवरेज वेटिंग टाइम जो हम आज पढ़े थे उसमें सबसे कम किसका आ रहा था, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट का आता है, तो इसलिए यहाँ पर मोस्ट ऑप्टिमल शेड्यूलिंग एल्गोरिदम पूछा जाए, इसका मतलब है शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग। समझ में आ गया, जहां एवरेज वेटिंग टाइम कम होता है कंपेयर टू एफसीएफएस राउंड रॉबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस, द लेंथ ऑफ सीपीयू बर्स्ट टाइम गिवन इन मिली सेकेंड्स। प्रोसेस P1, P2, P3, P4, बस टाइम यहाँ दिया हुआ है 6873। ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। Assuming the above process being scheduled with the SJF scheduling algorithm, the waiting time for process P1 is this, average waiting time process P1 is 0, 16 millisecond, 9 millisecond, none of the above। अब मुझे बताइए इसका आंसर, अब दिमाग लगाइए, आप लोगों को मैं अभी अभी पढ़ाया हूं शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग क्या है, ठीक, और फिर आंसर करिए, थोड़ा सा फास्ट आंसर करिए। देखिए शॉर्टेस्ट जॉब का मतलब होता है जिसका बर्स्ट टाइम कम हो, एग्जीक्यूशन टाइम कम हो, जैसे यहाँ पर प्रोसेस P4 का बर्स्ट टाइम जो है 3 है, ठीक। इसके बाद देखा जाएगा कि ये जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पर इन कॉन्टेक्स्ट विद द क्वेश्चन पूछा गया है P1, तो हम P1 पे आएंगे, तो इसके बाद नंबर जो आएगा वो P4 के बाद नंबर आएगा P1 का, और P1 का जो वेटिंग टाइम होगा, यहाँ पर क्या पूछा गया वेटिंग टाइम, तो पहले P4 यहाँ पर शॉर्टेस्ट जॉब है एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो इसको 3 मिली सेकेंड टाइम लगा, इसका मतलब है कि P1 को 3 मिली सेकेंड इंतजार करना पड़ा, उसके बाद जो है P1 एग्जीक्यूशन शुरू हुआ, तो 3 मिली सेकेंड, तो वेटिंग टाइम ऑफ द प्रोसेस P1 इज 3 मिली सेकेंड, तो 5 का ऑप्शन ए जो है सही है, ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिम्प्टिव। अब बताइए मुझे कि विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूलिंग एल्गोरिथम इज नॉन प्रिम्प्टिव, क्वेश्चन नंबर 6। प्रिम्प्टिव, नॉन प्रिम्प्टिव, नॉन प्रिम्प्टिव का मतलब होता है कि उसमें जिस ऑर्डर से प्रोसेस आया एग्जीक्यूट होगा, प्रोसेस को बीच में सीपीयू नहीं छोड़ेगा, प्रोसेसर बीच में छोड़ के दूसरे प्रोसेस पर नहीं जाएगा, इसलिए इसी को कहते हैं नॉन प्रिम्प्टिव।
मतलब दैट कैन नॉट बी सस्पेंडेड इन द रनिंग स्टेट, रनिंग स्टेट में सस्पेंड नहीं किया जा सकता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी तो ऐसा प्रोसेस है, पहले P1 आएगा, फिनिश होगा, तब P2 आएगा, ये फिनिश होगा, तब P3 आएगा। इसका मतलब है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व जो है FCFS शेड्यूलिंग कौन सा शेड्यूलिंग है? नॉन प्रिमिटिव शेड्यूलिंग है। क्लियर हो गया? क्वेश्चन नंबर 7 है, in shortest job first scheduling, if the next CPU burst of two processes are the same, fill in the blank scheduling is used to break the tie. क्वेश्चन बहुत अच्छा है। यहाँ पर पूछा गया है कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट SJF शेड्यूलिंग में अगर नेक्स्ट CPU बर्स्ट ऑफ टू प्रोसेसेस, मतलब अगर दो प्रोसेस है जिसमें से सेलेक्ट करना है और दोनों का बर्स्ट टाइम एक ही बराबर है, तो यहाँ पर शेड्यूलिंग इज यूज टू ब्रेक द टाई। ऐसे केस में कौन सा शेड्यूलिंग एल्गोरिदम यूज होगा? तो मैं पढ़ाने के दौरान ही बताया था, यहाँ पर फिर बीच में क्या यूज हो जाएगा? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। एक बात और बताया था, अगर मान लीजिए कि सेम प्रायोरिटी वाला प्रोसेस आ गया, तब भी वहाँ पर फिर FCFS ऑर्डर चलेगा। और अगर मान लीजिए सेम बर्स्ट टाइम है, तो जब ये सेलेक्ट करेगा तो देखेगा कि नहीं दोनों को बराबर ही टाइम लग रहा है, शॉर्टेस्ट जॉब, मतलब एक को 2 मिली सेकेंड, दूसरे को भी 2 मिली सेकेंड, फिर इस ऑर्डर में काम करेगा कि पहले ए आया तो पहले ये एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद ये होगा। तो यहाँ पर FCFS जो है लागू हो जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, fill in the blanks is sometimes called shortest remaining time first scheduling. shortest remaining time first scheduling राउंड रॉबिन को कहा जाता है कि प्रिमिटिव SJF को कहा जाता है, प्रायोरिटी को कहा जाता है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व को, नन ऑफ द अबव। क्या होगा आंसर? शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट जो है, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग में ही जब प्रिम्सम अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब प्रिमिटिव वर्जन ऑफ द शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग को कहा जाता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग। 8 का बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन बहुत बड़ा दिखता है कई बार। देखिए बीपीएससी में क्वेश्चन बड़ा सा दिखेगा, उस क्वेश्चन से घबराना नहीं है, वो थोड़ा टाइम टेकिंग है इजी। अगर आप पढ़े हुए हैं तब, ऐसे इजी कहाँ होता है। तो जब आप पढ़े हुए हैं तो क्वेश्चन इजी है, अच्छे से तैयारी करके गए हैं तो फिर कॉन्फिडेंस में रहिए एग्जाम में, और फिर समय दीजिए वैसे क्वेश्चन में जहाँ पर टाइम रिक्वायर्ड है। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व शेड्यूलिंग। FCFS से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है और ट्रू हमें चूज करना है। तो अब यहाँ पर आप कॉन्फिडेंट हो जाइए कि FCFS कोई मुश्किल चीज तो है नहीं, और उससे रिलेटेड है, ट्रू चुनना है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर दिया हुआ है, व्हेन अ प्रोसेस इंटर द रेडी क्यू, इट्स PCB इज लिंक्ड ऑन टू द टेल ऑफ द क्यू। व्हेन द CPU इज फ्री, इट इज एलोकेटेड टू द प्रोसेस एट द हेड ऑफ द क्यू। दूसरा है, FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव। प्रिमिटिव, क्या FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रिमिटिव है? FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम प्रिमिटिव नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर जो आप बिल्कुल समझ गए उसको काट दीजिए, इसको काट दीजिए, ठीक है। FCFS शेड्यूलिंग एल्गोरिदम इज प्रिमिटिव, ये प्रिमिटिव नहीं है, नॉन प्रिमिटिव है, तो गलत है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द FCFS पॉलिसी इज इजिली मैनेज्ड विद द FIFO क्यू। आप पढ़े हुए हैं कि FIFO फर्स्ट इन फर्स्ट आउट क्यू के द्वारा ही FCFS इम्प्लीमेंट होता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, आपका सही निकल गया। The average waiting time under the FCFS policy is often quite small. अब देखिए, अभी आपने पढ़ा कि शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट शेड्यूलिंग का एवरेज वेटिंग टाइम कम रहता है, और इनफैक्ट FCFS का सबसे ज़्यादा रहता है, इसलिए ये स्टेटमेंट यहाँ पर बिल्कुल गलत है। तो आपको निकल गया ये गलत, ये सही और ये गलत, ठीक। यहाँ पर व्हेन द प्रोसेस इंटर्स द रेडी क्यू, इट्स प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक is linked onto the tail of the queue, ठीक। when the CPU is free, it is allocated to the process as head of the queue, मतलब यही फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे। तो यहाँ पर पहला ये सही स्टेटमेंट है, तो पहला और तीसरा स्टेटमेंट इसमें सही है, तो ऑप्शन बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही है।
अब अगले क्वेश्चन पे चलेंगे और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। A preemptive priority scheduling algorithm will preempt the CPU if the priority of the newly arrived process is higher than the priority of the currently running process. The priority of the newly arrived process is lower than the priority of the currently running process. The priority of the newly arrived process is equal to the priority of the currently running process. All of the above, none of the above. देखिए प्रायोरिटी शेड्यूलिंग में होता क्या है कि प्रीम्पशन तब होगा जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस आता है। जो प्रायोरिटी जिसका हाई है अगर वो आएगा तो करेंटली रनिंग प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया जाएगा और उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। इसका मतलब है द प्रायोरिटी ऑफ द न्यू अराइव्ड प्रोसेस इज हायर देन द प्रायोरिटी ऑफ करेंटली रनिंग प्रोसेस। तब जाकर के यहाँ पर क्या होगा, सीपीयू प्रिम्प्ट मतलब उस प्रोसेस को छोड़ के हाई प्रायोरिटी प्रोसेस एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन एक जो है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राइट है। ठीक है, क्वेश्चन कैसा लगा आप सभी लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर आप लोग के लिए मैं प्रयास मेरा रहता है किसी किसी दिन बाय द वे अगर सेशन नहीं आता है कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन फिर भी मैं डाल देता हूँ जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेहद ज़रूरी है। आप लोग जुड़े रहें चैनल के साथ। आपकी जो उम्मीद है आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको यहाँ पर मिलेगा। आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा कंटेंट, आपको टॉपिक्स, आपको जो क्वेश्चन पढ़ाया जाएगा वो एज पर द आपके एग्ज़ाम लेवल और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा। उसके इम्पोर्टेंस को ध्यान में रख कर के कराया जाता है ताकि आप कॉन्सेप्ट भी सीखें, क्वेश्चन भी फैमिलियर हो जाएं और एग्ज़ाम में जाएंगे तो ये भी मैं बता रहा हूँ कि बहुत सारे क्वेश्चन से आप फैमिलियर रहेंगे तो क्वेश्चन भी आपको वहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। क्यों मिलेंगे? क्योंकि ये सारे क्वेश्चन स्टैंडर्ड हैं और ये क्वेश्चन ऑलवेज पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और इसलिए आप सभी लोग से मेरा एक रिक्वेस्ट है कि इस जो है लिंक को जो आप सेशन देखते हैं इस लिंक को स्टडी रिलेटेड जो ग्रुप्स हैं कंप्यूटर साइंस के टेलीग्राम व्हाट्सएप जहाँ जहाँ पर भी आप ज्वाइन किए हैं ज़रूर शेयर करिए ताकि और भी लोग इसके साथ ज्वाइन करेंगे। जितना ज़्यादा लोग रहेंगे, जितने ज़्यादा तैयारी करने वाले रहेंगे उतना ज़्यादा हेल्दी तरीके से सेशन को हम आगे बढ़ाते चलेंगे और आने वाले दिनों में बेहतर से बेहतर आपको सारा चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। सेशन को एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।